हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज आपकी 8th क्लास है। इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पावर्स ऑफ ऑडिटर्स की बात करते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 143 सेक्शन करने जाएंगे हम लास्ट क्लास में। पावर्स की बात करेंगे, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात करेंगे। पावर्स में चेक करते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। बस कुछ कुछ रीजंस की वजह से ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इंपॉर्टेंट बन जाता है। पावर्स में बहुत सिंपल क्या है, 3 पावर्स की बात की है इसके अंदर। नहीं तो आप खुद ही एक बार माइंड में सोच सकते हो कि एक ऑडिटर है जो एक कंपनी में, क्योंकि हम कंपनी के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो कंपनी ऑडिट के हिसाब से हम चेक करें। कंपनी में वो जा रहा है ऑडिट करने के लिए, तो जरा सोचो उसके पास क्या क्या पावर, क्या क्या राइट होना जरूरी है जिससे कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। एक बार सोचते हैं जरा, पावर कौन सी होनी रिक्वायर्ड है। भाई अगर उसे बुक्स ही नहीं मिलेंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं मिलेंगे, तो वो किस तरीके से उनकी चेकिंग करेगा। वाउचर्स, वाउचर्स अभी आप फॉर द टाइमिंग आप समझ सकते हो, बिल्स की बात कर रही हो, बाकी डिटेल हम ऑडिट में करेंगे। वाउचर्स मतलब बिल्स है यहाँ पे, कि अगर मान लो उसके पास 1 लाख रुपीज का बिल है ना, तो वो चेक कर सकते हैं ऑडिटर की, हाँ 1 लाख की मशीनरी का बिल है, 1 लाख की कोई और बिल है उसके पास, तो वो चेक करेगा कि हाँ ये बिल जो है क्या यही बिल है। जैसे मान लो 1 लाख की मशीनरी का है तो वही बैलेंस शीट में 1 लाख की आ रही है, या 1 लाख का उसके पास और कोई रेंट अग्रीमेंट में कुछ है, कुछ रेंट पे किया है, या 1 लाख का उसने कोई और खर्चा किया है, वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है, या वो असेट खरीदा है तो वो बैलेंस शीट में आ रहा है। ये चेक करने के लिए उसे पहले बिल्स, वाउचर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो देखना बहुत जरूरी है। तो अगर वही छुपा लेगी कंपनी, नहीं दिखाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कोई बात बनती नहीं है। तो पावर है सबसे पहले, आप जाके वहां पे बुक्स, वाउचर्स चेक कर सकते हो। फिर क्या बात आती है, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन के लिए एंटाइटल्ड हो, यानी कि अगर मान लो कुछ भी वहां पे दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑडिटर को क्या दिखा, सैलरी है सपोजिंगली इतने रुपीज की, ठीक है, बट ऑडिटर कह रहा है कि भाई इतना तो स्टाफ ही नहीं है, इतनी सैलरी वाला हाइस्ट लग ही नहीं रहा स्टाफ है, मान लो कि 2-3 स्टाफ है सिर्फ, और वहां उसके हिसाब से ऑडिटर को लग रहा है कि अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो वो वहां पे इंफॉर्मेशन मांगेगा, एक्सप्लेनेशन मांगेगा, भाई क्या बात की, क्या तुमने कोई और बीच में कोई और स्टाफ था तुम्हारे पास, क्या था ऐसा, क्या कि इतना अमाउंट आ रहा है बट मेरे अकॉर्डिंगली अमाउंट कम आना चाहिए, तो सारे के सारे मुझे स्लिप्स दिखाओ, कौन पर्सन है ना, एम्प्लॉइज हैं तो उनका डिटेल दो। तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन के लिए हकदार है, एंटाइटल्ड है, यानी उसे मना नहीं किया जा सकता, नहीं भाई हम नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल है, ऐसी कोई रॉ की वहां पे काम तो हो नहीं रहा है, तो कंपनी तुम्हें हर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वहां पे देनी जरूरी है। एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ऑल सब्सिडरीज, ठीक है जी, कुछ भी रिकॉर्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ डबल एंट्रीज कराई जा सकती है, हो सकता है कंपनी क्या कर रही है, कंपनी सब्सिडरी के थ्रू कोई परचेज सेल करा के कुछ गलत काम करना चाहती है, या कोई ठीक भी काम है तो वो भी ऑब्वियस है ऑडिटर को चेक करेगा तभी उसे पता चलेगा कि काम ठीक है या गलत है। तो वो हर एंट्रीज, अकाउंट्स, रिकॉर्ड जो है वो एक बार ऑडिटर अगर मांग रहा है तो उसको देना जरूरी है, एक्सेस है, वो मांग सकता है, ये उसकी पावर है। हाँ, देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड में ही काफी चीजें कवर हो गई है, कोई भी बुक्स है, कोई भी वाउचर्स है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, इम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो उसको सारी तरीके से सपोर्ट करेंगे। कोई पासवर्ड है, कुछ भी चीज है तो वो आपको देना ही पड़ेगा, कोई लैपटॉप है, कुछ रिकॉर्ड दिख गया उसको वहां पे, तो वो आप मना नहीं कर सकते कि हाँ ये हमने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है जी, चेक करते हैं आगे। ड्यूटीज की बात करते हैं, ध्यान से समझना, इंक्वायरी मैटर्स में 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पुराना है, मतलब पुराना 1956 के एक्ट से चल रहा है, हमारे टाइम से, पहले के टाइम से भी आता रहा है, तो ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन माना जाता है। मतलब इंक्वायरी मैटर्स, ऑडिटर तुमने वहां जाके क्या क्या बातें पूछनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये लॉ मेकर बता के भेज रहा है ऑडिटर को। लॉ मेकर कह रहा है ऑडिटर जब तुम जाओगे वहां पे तो इन 6 बातों को जरूर पूछते हुए चलना है। क्या क्या मैटर्स है, कंपनी ने लोन दे रखा है, लोन एडवांस दे रखा है कंपनी ने, यानी कंपनी का क्या है, असेट है ना जी, लोन किसी को दे रखा है, कंपनी का असेट है। क्या वो 10 लाख का लोन जो है उसके ऊपर 15 लाख की सिक्योरिटी ली हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है 10 लाख का लोन है और जो सिक्योरिटी ली है
उसकी वैल्यू जो है साफ साफ सबको ही पता चल रहा है कि हाँ भाई उस वो जो जगह है या वहां से कोई लैंड की जो सिक्योरिटी रखी है या कोई मशीनरी की सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी है, 10 लाख के लोन पे पता चले 5 लाख की सिक्योरिटी ले रखी है, और लोन किसको दे रखा है भाई, किसी रिलेटिव को ही दे रखा होगा तभी 10 लाख का लोन दिया हुआ है और 5 लाख की सिक्योरिटी ले रखी है। तो भाई ऑडिटर जाके ध्यान से स्क्रूटनी कर लेना किन चीजों की, जो भी कंपनी ने लोन दे रखे हैं। क्यों आप कहोगे ऐसा क्यों करेगी कंपनी, भाई डायरेक्टर्स तो कर सकते हैं ना ऐसा। डायरेक्टर्स अपने किसी फ्रेंड है, राम का फ्रेंड है श्याम, उसने जानबूझ के उसको ऐसा सिक्योरिटी कम सिक्योरिटी पे ज्यादा लोन दे रखा है। अब अगर मान लो कल को कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है किसकी लॉस होएगा, मेजर लॉस जो है इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, शेयर होल्डर्स पे पड़ेगा। डायरेक्टर ऐसा नहीं सोचे, डायरेक्टर सिर्फ अपना फायदा सोच रहा है, अपने फ्रेंड का फायदा सोच रहे हैं, तो जो कि अल्टीमेटली उसके फ्रेंड का फायदा तो उसका ही फायदा माना जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या कहते हैं अल्टीमेट लॉस तो शेयर होल्डर्स का ही होगा। तो ऑडिटर तुमने वहां जाके कंपनी में सबसे पहले चेक कर लेना है प्रॉपर सिक्योरिटी है। दूसरी बात जब आप रीड करोगे ना इसके स्टेटमेंट, आपने अच्छे से रीड जरूर करनी है स्टडी मैट से, तो आप वहां देखोगे साफ साफ लिखा होगा टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, है ना, जो भी लोन अग्रीमेंट बना था उसकी टर्म्स जो है प्रिजुडिशियल तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं है। किसके लिए हार्मफुल नहीं है, कंपनी के लिए प्रिजुडिशियल नहीं होना चाहिए। मतलब पता चले, सबको पता है मार्केट रेट है सपोजिंगली 12%, कंपनी ने लोन दे रखा है 8% पे, भाई क्यों दिया होगा, फिर से वही बात आ जाती है, कहीं ना कहीं कंपनी के कोई डायरेक्टर का कोई फायदा दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ ऑब्वियस ही बात है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा तभी वो ऐसा कर रहा है ना। तो वो एक चीज है जो ध्यान में रखने वाली है कि कोई भी टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट जो है, टर्म्स ऑफ लोन है, वो हार्मफुल टू द कंपनी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हार्मफुल टू द कंपनी मीन्स अल्टीमेटली हार्मफुल टू द शेयर होल्डर्स। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं बुक एंट्रीज, है ना, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझ के लर्न करना है आपने। बुक एंट्रीज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी का क्या मतलब है, कहता है कि ऑडिटर जब वहां पे गया तो उसने देखा भाई बड़ी सारी एंट्रीज हैं, कैसी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे केसेस के अंदर पता चला, ऑडिटर कह रहा है ये तो बुक एंट्रीज ही है ना, मुझे तो कहीं से एज सच, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि सच में वो मशीनरी की वैल्यू बढ़ी थी, सच में उस असेट की वैल्यू बढ़ी थी। तो ऐसी एंट्रीज जो आप कह सकते हो कि जिसका कोई बिल नहीं है ना, कोई खरीदी तो है नहीं है कि एकदम खरीदी वैल्यू बढ़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके अंदर अगर मान लो, तो इसके बारे में इंक्वायरी करो, जैसे कि कोई वैल्यूअर की रिपोर्ट मंगवा लो, है ना, या खुद से चेक कर लो ऑनलाइन कि भाई कहीं ऐसा भी उसकी वैल्यू सच में इस टाइम पे करंट वैल्यू, उस मार्केट वैल्यू कह सकते हो, जो असेट है उसकी क्या बढ़ गई है, कुछ ना कुछ ऐसा रीजन हुआ होगा, कोई हो सकता है कुछ उस जो चीज है उसके अंदर हो सकता है पीछे से कोई लाइसेंस बेटर आ गया हो, है ना, तो वो चीज हो सकती है कि उसकी सच में ही वैल्यू बढ़ गई है बाय एनी चांस। अगर ऐसा हुआ है तो भाई ये चीज तो इंक्वायरी की है, खुद से चेक करो, इंक्वायरी करो, इस पे फोकस रखो कि जो भी बुक एंट्रीज है वो इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है भी, या फिर कंपनी ने बस ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाना है ना, सिर्फ बेमतलब बैठे बैठे उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा विंडो ड्रेसिंग करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट करके एक रिजर्व को खड़ा कर देंगे बैलेंस शीट में, तो भाई भूले भाले डॉक्टर इंजीनियर को क्या पता चलेगा, चलो सीए को तो पता चल जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर को तो पता नहीं चलेगा हाँ भाई ये रिवैल्यूएशन रिजर्व किस चीज का बना हुआ है। तो ऐसा करने से क्या करे ऑडिटर, तुम जाके वहां पे जरूर चेक करना कोई भी बुक एंट्री प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना है, अगर तुम कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, ना ही तुम बैंक हो, तो भाई तुम्हें तो भाई कोई भी असेट खरीदा, जैसे इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे पास, सपोजिंगली तुमने 10 लाख के शेयर खरीदे रिलायंस के, तुमने वो सेल कर दी है 7 लाख रुपीज के, तो ऑडिटर तुम जरा पहुंच जाना, है ना, वहां जाके पहुंच के बात को समझना, पूछना जरूर कि क्या है भाई, क्या कारण था, 10 लाख का सामान खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, शेयर खरीद रहे हो, शेयर को तुम बेच रहे हो 7 लाख का, क्या कारण है। अब आप कहोगे भी कोई कारण हो सकता है, अगर वैलिड कारण है तो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है ना, ऑडिटर को कोई इशू नहीं है अगर कोई वैलिड कारण है। वैलिड कारण क्या हो सकता है, भाई 10 लाख के तो शेयर्स थे, खरीदे थे, वो टाइम हो गया 4 साल पहले, आज की डेट में कंपनी के तो जो 7 लाख के रह गए हैं ना, 4 दिन के बाद 7 लाख के भी नहीं मिलने, है ना, तो ऐसा है टाइम रहते बेच दो, चाहे लॉस हुआ है, पर ऑब्वियस ही बात है 10 लाख का सामान खरीदा, 3 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है कोई इशू नहीं है, 7 लाख का लॉस तो बचेगा ना, तो ऐसा है अभी हम इसलिए बेच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये इंक्वायरी करके इंफॉर्मेशन लेके डायरेक्टर से पूछताछ करने के बाद ही, प्लस दूसरा अपना भी चेक कर लो, है ना, आप भी ऑनलाइन चेक करो, कोई और सोर्सेज है चेक करो,
देखो कि हाँ सच में कहीं ऐसा है कि भी उसके शेयर्स के प्राइस कम हो रहे हैं और बाद में हो सकता है और ज्यादा कम हो। ये बातों पे सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है ऑडिटर का, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों से हो सकता है कि कहीं विंडो ड्रेसिंग हो रही हो, कहीं पे भी कुछ गलत चीज हो रही हो। तो भाई अगर तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, बैंक नहीं हो, तो इन्वेस्टमेंट सेल प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस है, तो ये इंक्वायरी मैटर बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हाई अलर्ट है ना, हॉटस्पॉट बन गया सोचो जरा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा रेड अलर्ट करके ऑर्डर तुमने बात को समझना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है, कर सकते हैं देखना, लोन। कोई लोन है जो कि तुमने डिपॉजिट्स की तरह शो किया है। भाई आप ना अभी डिपॉजिट का चैप्टर नहीं हुआ है, एक चैप्टर आपका डिपॉजिट का पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अभी के लिए ये समझ लो, क्योंकि जैसे वो चैप्टर खत्म होगा ना आपको बहुत क्लियर बात हो जाएगी, हाँ डिपॉजिट्स का मतलब क्या है। तो वहां पे जाके आप वापस इस पॉइंट पे आ सकते हो, आप चाहे लिखना पेंडिंग लिख दो, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ सिंपल सी बात कह रहा है, अगर मैं क्रक्स बोलूँ क्या पॉइंट का है, किसी लोन को कहीं कुछ और तो नहीं दिखाया हुआ है ना। बहुत सिंपल सी बात है, लिया है लोन है ना, पर दिखा दिया है डिपॉजिट। तो भाई ऐसा है तो इंक्वायरी करो क्या कारण था, क्योंकि डिपॉजिट्स के ऊपर अलग लॉ बना हुआ है ना, लोन के ऊपर अलग रूल्स रहेंगे। तो वो चीज का एक बार ऑडिटर तुम ध्यान दो कि कहीं ऐसी गलत बात तो नहीं हो रही है। हो रही है तो इंक्वायरी करो, पूछो जरा, बात को समझो कि क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑडिटर चेक करे वहां पे जाके पर्सनल एक्सपेंसेस को रिवेन्यू अकाउंट तो नहीं बना रखा। रिवेन्यू अकाउंट मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि भाई बिल्डिंग है, घर बनना था, मान लो कि घर में अलमीरा बननी थी, सपोजिंगली अलमीरा खरीद लिया, कोई वुड वर्क होना था, डायरेक्टर के घर का वुड वर्क होना था। अब उसने वहां पे क्या किया, उसने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया कि भाई हमने अलमारी खरीदी है, अलमीरा खरीदी है या वुड वर्क हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये रिकॉर्डिंग हो गई है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑडिटर ने देखा, ऑडिटर ने कहा भाई ये वुडवर्क तो दिख रहा है तुम्हारे कंपनी में, तो आके कहीं लगता ही नहीं वुडवर्क जैसे कोई चीज भी हुई होगी, तो ये वुडवर्क कहाँ पे हुआ है। तो फिर खोलते खिलाते पता चल गया भाई हाँ ये तो डायरेक्टर के घर में वुडवर्क हुआ था। तो भाई साफ साफ एक बहुत बड़ी चीज हमें दिख गई है, अगर एक बार ऐसा हुआ है तो हो सकता है पहले भी ऐसा हुआ होगा और आगे भी ऐसा होगा। इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करना जरूरी है, देखना जरूरी है कि कौन कौन से पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जो रिवेन्यू अकाउंट में जा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और समझ लो, स्टेशनरी का खर्चा मान लो बहुत अनरीजनेबल दिख रहा है ना, या कोई फूड एक्सपेंसेस करके, फूड एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस करके दिखाया हुआ है कि एम्प्लॉइज को हमने मान लो कोई एंटरटेनमेंट कराया, कुछ भी हमने ऐसा किया और वो बहुत अनरीजनेबल दिख रहा है। तो भाई तो फिर तो साफ समझ आती है ना, एंटरटेनमेंट मान लो तुमने सपोजिंगली 20 लाख रुपए का खर्चा दिखाया हुआ है, ठीक है, तो पता चलता है कि आप कहाँ लेके गए थे एम्प्लॉइज को, तो भाई हम ना उन्हें टीम लंच कराने गए थे, है ना। कंपनीज ऐसा करती रहती हैं, फ्राइडे वगैरह को कई बार टीम लंच हो जाता है, जिससे बंदों की बॉन्डिंग बनती है, अच्छा काम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ऐसा वो सोचते हैं। तो ठीक है भाई टीम लंच कराया था, जहां पे भी तुमने टीम लंच कराया था तो 20 लाख का खर्चा होने की तो कोई बात नहीं थी। बाद में देखते देखते खोलते खोलते पता चलता है बात क्या, पांचों डायरेक्टर विद फैमिली गए थे मान लो कि किसी ट्रिप पे, है ना। यही होता है एक तरीके से। तो भाई ऐसे एक्सपेंसेस जो थोड़े अलर्ट करने वाली चीजें हैं, वो इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस को रिवेन्यू अकाउंट में नहीं डालना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, शेयर इशूड फॉर कैश, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। पर ये जो कैश था क्या ये सच में रिसीव हुआ है, बैंक में इसकी एंट्री है ना, ये सिर्फ ये तो नहीं हमने बुक एंट्री कर दी और पता चले कैश भी नहीं आया हुआ हमारे पास। तो ये बातों को ध्यान रखना है ना कि भाई अपने डायरेक्टर्स अपने आप को शेयर इशू कर रहे हैं और कैश भी ना दे रहे हो कंपनी को। तो जरा ध्यान देना भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की, यहाँ पे कैश बैंक की, एक तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की जो बात है वो सच में जेन्युइन है या नहीं है। आप कहोगे भाई हमने तो वो भी किया हुआ था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ, अगर शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो असेट है, मशीनरी है, वो बैलेंस शीट में चेक करो ना, उसी डेट से वो बैलेंस शीट में आ रही है, मतलब उसके कोई बिल है, कुछ भी चीज है कि हाँ कुछ ना कुछ रिसीप्ट है भाई, हाँ हमारे पास ये बैलेंस शीट आई है के अंदर मशीनरी आई है 6 महीने की थी, तो ठीक है हमने 6 महीने के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी डाल रखा है। चाहे कैश आया है तो कैश चेक करो, अगर मशीनरी आई है, एसेट आया तो वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 6 पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स है भाई, ये हाई अलर्ट पॉइंट्स है, रीजन भी इनमें मैनिपुलेशन होने का बहुत ज्यादा चांस है। आप देख ही रहे हो 6 के 6 पॉइंट्स आप मैनिपुलेट करने वाले पॉइंट्स हैं। आगे देखते हैं, ऑडिटर मेक्स अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स। इसमें कुछ नहीं किया, स्टडी मैट के पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट में फ्लो चार्ट की तरह लिखा और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
ऑडिटर ने क्या किया है, मेंबर्स को रिपोर्ट बना के दी है, जिसमें जो रिपोर्ट बनेगी एक्ट की बातें, कंपनीज एक्ट को लिया जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखा जाता है जब ऑडिट किया जाता है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात की जाती है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आप चेक करोगे बाद में ग्रुप 2 में, तो आप देखोगे कुछ ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनती है, तो वो फॉर्मेट वगैरह जो है वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में बता देते हैं, वो रिपोर्ट बना के मेंबर्स को दी जा रही है। ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा ना उसके अंदर एक्सप्रेस करेगा एक ओपिनियन। देखो अभी आप बहुत बेसिक की बात कर रहे हो ना, ऑडिटर चैप्टर में सब्जेक्ट में आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे, क्या कहते हैं एक्सप्रेस एन ओपिनियन, मतलब भाई एक ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए ही तो हम ऑडिट करा रहे हैं एक तरीके से। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में ओपिनियन साफ साफ लिख देना है, क्या उसे अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगा कि हाँ ये अकाउंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर व्यू दे रहे हैं स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, मतलब जो कंपनी की असल में हालत है वही हालत अकाउंट्स में दिख रही है, वही हालत फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L में दिख रही है। पता चले हालात तो है सच में खराब और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा विंडो ड्रेसिंग कर रखी है, तो जो भी ओपिनियन ऑडिटर का फॉर्म हुआ है वो ओपिनियन साफ साफ आपने, मतलब जो फॉर्मेटिंग आप देखोगे ना ग्रुप 2 में, उसके हिसाब से अपने फॉर्मेट के हिसाब से रिपोर्टिंग डाल देनी है। मतलब मेन चीज क्या, आपने एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं है। आगे चलते हैं हम, चल कहते हैं ऑडिट की रिपोर्ट है ना, शेल ऑल्सो स्टेट वेदर, ये सारे के सारे पॉइंट्स के आगे वेदर है तो मैंने एक ही बार वेदर कॉमन लिख दिया, ठीक है। आप ये सारे के सारे पॉइंट्स में वेदर ऐड कर लेना। वेदर क्या, इफ ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी, ये क्या बात बनती है भाई, ऑडिटर तुम रिपोर्ट में साफ साफ लिख दो जब तुम जाते थे ना ऑडिट करने के लिए तुम्हारे को उन्होंने कोऑपरेट किया कि नहीं किया। पता चले तुम लैपटॉप के पासवर्ड मांगते थे वो पासवर्ड नहीं देते थे, तुम उनसे सैलरी की इन्फॉर्मेशन मांगते थे वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, या उन्होंने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया, तो जो भी तुम्हारा ओपिनियन है ना तुम यहाँ पे लिख दो, तुम्हें ऑल इन्फॉर्मेशन मिली थी या नहीं मिली थी। मतलब अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी तो भाई तुमने अपना बेस्ट किया होगा, तुमने इधर उधर से कलेक्ट की होगी, हो सकता है ऑनलाइन कुछ चेक किया हो, पुरानी कोई मैगजीन्स आती हो कि कंपनी की, कोई पुराना जर्नल आता होगा, कहीं से भी तुमने ले दे के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो तुम वो वहां पे लिख दो, रिपोर्ट में साफ बात लिख दो कि भाई मुझे इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, पर मैंने जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है मेरा ये सोर्स है, जिससे कि जो भी रिपोर्ट पढ़ेगा है ना, जो पर्सन रिपोर्ट पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने कॉपरेट तो नहीं किया था, पर ये सोर्स से रिपोर्ट बनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा कंपनी के बारे में। क्या प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स की कैप्ट थी या फिर ऐसे एक में धल्ला कुछ भी जुगाड़ बाजू चल रहा है, ऐसा तो नहीं था, तो ये बातें भी रिपोर्ट में साफ साफ लिखनी जरूरी है। ब्रांच ऑफिस की रिपोर्ट जो तुम्हें मिली थी है ना, या तो तुम ही ऑडिट कर रहे थे ब्रांच का, अगर तुम नहीं कर रहे थे तो तुम्हें प्रॉपर मिली थी, उसमें कुछ तुम्हें ठीक ठाक बात लगी है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लगी है, जो भी तुम्हारा ओपिनियन है तुम इसके बारे में बोल सकते हो। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसका क्या मतलब बनता है भाई, बैलेंस शीट के अंदर तो मशीनरी आ रही है 10 लाख रुपए की, ठीक है जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, मशीनरी अकाउंट बना होगा, उसमें मशीनरी दिख रही है मान लो कि 7 लाख रुपीज, यानी कि जो बैलेंस शीट है वो ही अग्री नहीं कर रही बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो और क्या बात करें, है ना, ओपिनियन की तो बात ही अलग आ जाएगी। तो भाई ऐसा अगर है, P&L के अंदर सैलरी इतनी दिख रही है और उनकी अकाउंट्स की बुक से जो सैलरी की अकाउंट्स है उसमें कुछ और दिख रही है ना, या फिर आप कह सकते हो कि जब वाउचर्स चेक किए, जब बिल्स चेक किए तो वहां ऐड किया, है ना, ऐड करते करते अमाउंट बना 10 लाख का, पर प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट दिख रहा है 15 लाख का या 5 लाख का, तो अगर वो उनमें आपस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो ये बात भी तुमने वहां पे लिखनी है, अगर है तो ये भी बात लिखनी है कि हाँ भाई यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे थी, जो बात वो कह रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही बात बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कह रहा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज हुए हैं या नहीं यूज हुए हैं ये भी बात बता दें। कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, ये बात भी लिख देना, है ना, डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर 164 बाद में आप देखोगे फाइनल में, बट अभी के लिए आप समझ लो क्या कोई डायरेक्टर को डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट थी, पता चले डिस्क्वालीफाइड तो फिर भी बिठाया हुआ है तो ये चीज गलत है, आपने वहां पे मेंशन करना है। लास्ट पॉइंट कहते हैं कंपनी एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स,
मैं रिपीट कर रही हूँ, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स अप्लाई किए थे इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का एग्जांपल मैंने एक बार पहले भी लिया हुआ है, ठीक है ना। मैंने एक बार रॉ मटेरियल का एग्जांपल लिया था, रॉ मटेरियल खरीदना है तो कंपनी ए थी, कंपनी बी थी। कंपनी ए क्या करती है, सीधा जाके लेके आ जाती है मार्केट से। कंपनी बी क्या करती है, पहले जो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज को फाइनेंस से कोटेशंस मंगवा के जो भी था वो सारा का सारा ध्यान में रखना है। तो भाई एक कंपनी अगर एडिक्वेट कर रही है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। तो ये भी आपने रिपोर्ट में मेंशन करना है, ठीक है जी। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये कुछ कंपनीज के लिए आप देख चेक करोगे ये एग्जेम्प्ट है, छोटी छोटी कंपनीज, ओपीसी स्मॉल कंपनी, कुछ प्राइवेट कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर वगैरह पेड अप शेयर कैपिटल वगैरह थोड़ा सा कम है, उनके लिए आप कह सकते हो यहाँ पे एग्जेम्पशन की बात की गई है। तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर हम चेक करें या पूरे अभी तक की क्लास का हम चेक करें तो आपने क्या क्या याद रखना है, मैटर्स ऑफ इंक्वायरी याद रखते हुए चलना है आपने। ऑडिट रिपोर्ट के पॉइंट्स भी आपने ध्यान रखना है कि इनमें ये बातें होनी चाहिए।